वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सेंट्रल फोर्सेस के सेंट्रल फोर्सेस क्या हैं और अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स वी कैन reduce a two body problem to an equivalent one body problem. And finally हम देखेंगे कि what are the consequences of motion under a central force. So let us start. By definition, central force क्या है? Central force is a force that acts between two objects along line joining their centers. तो एक प्रॉपर्टी तो ये है कि दो बॉडीज के दरमियान जो भी फोर्स हो उसको सेंट्रल फोर्स होने के लिए इट शुड एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू ऑब्जेक्ट्स. सपोजिंग ऑरिजिन पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है. हियर वी हैव प्लेस्ड फर्स्ट बॉडी एट द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स और दूसरी बॉडी है बॉडी m. तो यहाँ पे हमने दूसरी बॉडी रखी है. सपोजिंग जो इसकी पोजीशन है वो है पॉइंट P. तो अगर हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन करें दैट मीन्स वी हैव टू ज्वाइन पॉइंट O विच इज द ऑरिजिन एंड इट इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड अनदर पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ सेकंड बॉडी. तो हमने पॉइंट O और पॉइंट P को ज्वाइन करना है. तो हमने इनको ज्वाइन किया है एंड वी हैव ड्रॉन ए वेक्टर R. तो ये जो लाइन है OP, दिस इज द लाइन विच इज ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज. तो सेंट्रल फोर्स होने के लिए द फोर्स शुड एक्ट अलोंग दिस लाइन. तो अगर ये फोर्स रिपल्सिव है, द टू बॉडीज रिपल ईच अदर, then the force is along this position vector. It is going away from the origin. So in case of repulsive force, its direction is away from origin. And in case of attractive, ये दोनों अगर एक दूसरे को attract करते हो, तो in case of attractive force, this force is directed towards origin. तो चाहे the direction is away from origin or towards origin, but it lies along this line which is joining centers of the two bodies. तो central force की पहली प्रॉपर्टी ये है कि it acts along line joining centers of two bodies. That's why the name central force. और एक और प्रॉपर्टी ये है कि it is a function of their separation only. It does not depend on the velocities of the bodies or anything else, any other parameter. No. The central force depends only upon the distance, the separation between the two bodies. तो इसीलिए a central force has the form F of R into R cap. लेफ्ट हैंड साइड पे इट इज इन द वेक्टर फॉर्म और राइट हैंड साइड पे हमने मैग्नीट्यूड को अलग लिखा है. सो एफ ऑफ आर दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ आर इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है. सो दैट इज मैग्नीट्यूड एंड आर कैप गिव्स डायरेक्शन. दैट इज इट इज डायरेक्टेड अलोंग दिस लाइन ओपी. तो लेट अस सी कि अगर दो बॉडीज हैं और दो बॉडीज एक दूसरे पे एक ऐसा फोर्स एक्सर्ट करते हैं जो सेंट्रल फोर्स है, तो उनकी मोशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं एज वन बॉडी प्रॉब्लम. वी कैन रिड्यूस द टू बॉडी प्रॉब्लम एज एन इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम. सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट. हम एक बॉडी को लेंगे और उसका मास होगा m1. तो इसकी जो पोजीशन होगी उसको हम डिनोट करेंगे पॉइंट Q से. दूसरी बॉडी है उसका मास है m2. तो उसकी जो पोजीशन है उसको हम डिनोट करेंगे विद पॉइंट P. ऑरिजिन को हम डिनोट करेंगे विद पॉइंट O. तो दैट मीन्स अगर हम O से लेके Q तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें, वी विल कॉल दैट R1.
सो दैट मीन्स O से लेके Q तक जो हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट बॉडी, दैट इज R1. इसी तरह हम ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे अप टू पॉइंट P, द पोजीशन ऑफ सेकंड बॉडी, तो उसका हम नाम रखेंगे R2. सो R2 is basically O to P vector. This is equal to equals R2 vector. अच्छा, दूसरे बॉडी से पहली बॉडी तक जो इनके दरमियान सेपरेशन वेक्टर है, वी विल कॉल दिस सेपरेशन वेक्टर. यानी पॉइंट P से पॉइंट Q तक जो वेक्टर है, वी विल कॉल दिस सेपरेशन वेक्टर एंड उसको हम नाम देंगे वेक्टर R. सो बेसिकली P to Q वेक्टर इज वेक्टर R. और P से Q की तरफ यानी दूसरी बॉडी से पहली बॉडी की तरफ हम एक पोजीशन वेक्टर भी शो कर रहे हैं, दैट इज R कैप. R कैप इज फॉर डायरेक्शन ओनली. तो वी विल यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. यानी कि पहले हम O से P तक जाएंगे, देन वी शैल गो फ्रॉम P to Q. तो इट इज इक्विवेलेंट अगर हम डायरेक्टली O से Q तक जाएं. सो दिस इज द ट्रायंगल लॉ. अगर हम पहले O से P तक जाएं, we will start from O and we will go up to P. then हम P से Q तक जाएं. तो इट इज इक्विवेलेंट अगर हम डायरेक्टली O से Q तक जाएं. तो यहां से हमें PQ के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी. PQ को हम अपनी जगह पे रखेंगे, तो we will get OQ. तो PQ के साथ एडिशन में था OP, उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इट विल बिकम माइनस OP. राइट. अच्छा, PQ वेक्टर जो है उसको हमने नोटेशन दी है वेक्टर R. इट इज द सेपरेशन वेक्टर, वेक्टर R. So it will be equal to OQ, that is the position vector of first body R1, then minus OP, that is the position vector of second body, so it is R2. तो हमें जो ये सेपरेशन वेक्टर है दो बॉडीज के दरमियान R, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन मिलती है R1 minus R2. तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो वी विल पुट मॉड ऑन बोथ साइड्स. सो मॉड एंड मॉड. तो इस तरह हमें इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा. तो द मैग्नीट्यूड इज सिंपली मॉड ऑफ R, मॉड ऑफ R1 minus R2. Let us write the equation of motion for the first body. So हमने M1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ. तो वी विल राइट मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स. अच्छा, ये इन दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स है, ऑब्वियसली वो सेंट्रल फोर्स तो है, लेकिन वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है. लेट अस सपोज द फोर्स इज रिपल्सिव. सो देन the force on first body will be in this direction, repulsive force. So this will be the direction of force on first body. So that means the force on first body is along the same direction as R cap. तो फर्स्ट बॉडी का जो मास है उसके लिए हम लिखेंगे M1 into acceleration. एक्सेलरेशन अगर हम लिखना चाहें, acceleration is the second differential coefficient of position with respect to time. तो दो बार हमने पोजीशन को डिफरेंशिएट करना है. क्योंकि ये पहली बॉडी है तो हम यहाँ पे R1 लिखेंगे. तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी इक्वल्स कि जो इसका पोजीशन वेक्टर है, फर्स्ट बॉडी का पोजीशन वेक्टर R1, उसको दो बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसको हम न्यूटोनियन नोटेशन में लिख सकते हैं R1 डबल डॉट. R1 के ऊपर दो डॉट
तो इट डिनोट्स कि R1 को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So that is acceleration of the first body. तो हम यहाँ पे लिखेंगे m1 into acceleration of first body which is r1 double dot is equal to force. चूंकि ये central force है, so it will be f of r, it will be position, it will be function of the distance between the two bodies. और चूंकि हमने assume किया है कि ये force repulsive है, तो the force on first body is along the same direction as that of r cap. So यहाँ पर हम r cap भी लिखेंगे. तो this is equation of motion for the first body. यहाँ से हमें r1 डबल डॉट के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलेगी? चूंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है m1, उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, दैट विल गो इनटू डिवीजन. सो वी विल गेट 1 by m1 into f of r cap. तो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2. इसी तरह हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेकेंड बॉडी. तो जो दूसरी बॉडी है m2, इस पे फोर्स होगा along this direction because we have assumed the forces are repulsive. So this will be the force on second body and it is opposite to r cap. तो इसके लिए भी हम लिखेंगे mass into acceleration is equal to force on second body. So this is acceleration of second body, this is mass of second body. So mass of second body, that is denoted with m2 into acceleration of second body. तो इसका जो position vector है r2, उसको हमने 2 बार differentiate करना है with respect to time. तो इसकी differentiation 2 बार with respect to time, we will keep 2 dots above it. तो r2 double dot यानी पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो दैट मींस इट इज एक्सेलरेशन. विल बी इक्वल टू फोर्स. फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही होगा एफ ऑफ आर, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है इट इज अपोजिट टू आर कैप. तो हम यहाँ पे माइनस आर कैप लिखेंगे, यानी कि जो फोर्स है सेकंड बॉडी पे इट इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू आर कैप, सो माइनस आर कैप. तो we will get m2 into r2 double dot vector is equal to minus f of r cap. तो यहां से हमें r2 डबल डॉट के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलेगी? सो r2 डबल डॉट इज इक्वल टू, ये जो m2 इसके साथ प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इट विल गो इनटू डिवीजन. सो 1 by m2 और एक माइनस साइन भी है इनटू f of r cap. सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 3. तो equation number 2 gives us r1 double dot, yani acceleration of the first body, and equation 3 gives us r2 double dot, yani acceleration of second body. Let us subtract equation 3rd from first. तो पहले हम लिखेंगे equation 2nd का left hand side, that is r1 double dot. सब्ट्रैक्ट करना है, सो माइनस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3, दैट इज r2 डबल डॉट इज इक्वल. इसी तरह हम इक्वेशन 2nd का राइट हैंड साइड लिखेंगे, विच इज 1 by m1 f of r कैप. फिर सब्ट्रैक्ट करना है, सो माइनस. फिर हम इक्वेशन 3rd का राइट हैंड साइड देखेंगे, इसका अपना भी एक माइनस है, तो आई विल पुट इट इन ब्रैकेट्स. सो माइनस 1 by m2 f of r कैप. राइट. तो नेक्स्ट स्टेप में पहला
पहली टर्म तो हम ऐसे ही लिखेंगे 1/m1 f ऑफ r कैप, ये माइनस और माइनस प्लस बनेगा 1/m2 f ऑफ r कैप, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो f ऑफ r कैप है ये दोनों में कॉमन है, तो वी विल टेक इट कॉमन आउट। तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ r कैप। तो पहली टर्म में बचता है 1/m1 प्लस, और दूसरी टर्म में फिर हमें बचता है वहां पे 1/m2, और लेफ्ट हैंड साइड पे है r1 डबल डॉट माइनस r2 डबल डॉट। अच्छा, दिस इज द इक्वेशन वी हैव गॉट सो फार। हम ऐसा करेंगे कि राइट हैंड साइड पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन द ब्रैकेटेड टर्म, तो वी विल गेट r1 डबल डॉट माइनस r2 डबल डॉट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा m2 प्लस m1 होल डिवाइडेड बाय m1 into m2, दिस इज इनसाइड ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के बाहर है f ऑफ r कैप। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो वी विल गेट m1 प्लस m2, यानी m1 को मैंने पहले लिखा, डिवाइडेड बाय m1 into m2, दिस इज इनसाइड ब्रैकेट्स, into f ऑफ r कैप। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है r1 डबल डॉट माइनस r2 डबल डॉट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो राइट हैंड साइड पे ब्रैकेटेड टर्म में मास की एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो वहां हमें उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। सो वी विल राइट m1 into m2 divided by m1 plus m2, and this will be in brackets multiplied by r1 डबल डॉट माइनस r2 डबल डॉट इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे हमें बचता है फिर f ऑफ r कैप। तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट, एंड वी विल कॉल दिस इक्वेशन इक्वेशन 4। इसको हम फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, एंड वी विल डिफाइन हियर ए टर्म कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। सपोजिंग हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1 और दूसरी बॉडी का मास है m2। तो इन दो बॉडीज का रिड्यूस्ड मास उसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। वी डिनोट रिड्यूस्ड मास बाय म्यू, और इसकी डेफिनेशन है दैट रेसिप्रोकल ऑफ रिड्यूस्ड मास इक्वल्स सम ऑफ reciprocals of individual masses. तो reciprocal of reduced mass means 1/mu is equal to, पहली बॉडी के मास का रेसिप्रोकल लेना है 1/m1, और उसको ऐड करना है दूसरी बॉडी के मास का रेसिप्रोकल यानी 1/m2। तो आपने इससे पहले क्लास 12th में जब हम रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल लेते हैं तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इसी तरह मिलती है। तो वहां पे हम फिर ये भी पढ़ते हैं दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो इसी तरह रिड्यूस्ड मास विल बी लेस देन स्मॉलर ऑफ द टू मासेस। तो मिसाल के तौर पे इफ m1 इज हेवियर बॉडी एंड m2 इज लाइटर बॉडी, तो रिड्यूस्ड मास का वैल्यू m2 से भी कम होगा। Let us simplify this equation. So we will get 1/mu is equal to, cross multiply करेंगे, we will get m2 plus m1 divided by m1 into m2. न्यूमरेटर में पहले हम m1 लिखें, तो we will get m1 plus m2 divided by
m1 into m2. Let us take reciprocal. तो लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 by mu, we will get mu is equal to, इसका reciprocal लेंगे, so we will get m1 into m2 whole divided by m1 plus m2. So this is the expression for reduced mass of two bodies. So that we will keep this as equation number 5. So reduced mass mu gives as the ratio of product of masses divided by sum of masses for two bodies. Let us consider two special cases. Special case 1, when the two particles have the same mass. So that means m1 equals m2, and supposing they both equal to some m. Say, तो इक्वेशन 5 हम यूज करेंगे, तो इक्वेशन 5 विल गिव अस द रिड्यूस्ड मास म्यू एज m1 की जगह भी हम m सब्स्टिट्यूट करेंगे, m2 की जगह भी हम m सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड डिवीजन में भी हम लिखेंगे m प्लस m. तो न्यूमरेटर में हमें m का स्क्वायर मिलता है, डिवीजन में हमें ट्वाइस m मिलता है. ये m न्यूमरेटर में m के स्क्वायर का एक पावर कैंसिल करेगा, तो न्यूमरेटर में हमें m मिलता है और डिनोमिनेटर में 2 मिलता है. तो हमें रिड्यूस्ड मास मिलता है हाफ ऑफ ईदर मास. सो व्हेन टू पार्टिकल्स हैव द सेम मास, यानी अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं और वो दोनों आइडेंटिकल हैं, देन the reduced mass of the system equals half of either mass. दो में से एक बॉडी का मास और उसको डिवाइड करना है 2. Let us consider one more special case कि दो बॉडीज में से एक मैसिव है और दूसरा लाइट है. तो उसकी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं अर्थ एंड सन. One object sun, it is very massive, and another is earth. तो अर्थ का जो मास है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू मास ऑफ सन. तो अनदर बॉडी इज लाइट. या इसी तरह हम हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल ले सकते हैं. तो हाइड्रोजन एटम में दो ही पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. नाउ प्रोटॉन इज वेरी मैसिव, some 1836 times heavier than the electron. So supposing we take m2 as massive object and m1 as lighter object. So m2 is massive and m1 is lighter. So that means m2 is much larger than m1. तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर 5 में जो ये m1 है, it can be neglected as compared to m2 in the denominator. So m2 is massive and m1 is the lighter body. तो हमें इक्वेशन 5 reduced mass it gives us as m1 into m2 divided by m1 plus m2. तो जब हम इस m1 को नेग्लेक्ट करेंगे, सो वी विल कीप दिस इक्वल टू 0. तो हमें अप्रोक्सीमेटली मिलेगा न्यूमरेटर में m1 into m2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में खाली m2 बचेगा. दिस m2 and this m2 will get cancelled in numerator and denominator, so approximately equals m1. And remember m1 हमने लिया था which had the lighter mass, or this was the lighter body. So that means the reduced mass equals the smaller mass. The reduced mass is approximately equal to the smaller mass. So जब दो बॉडीज में से एक काफी मैसिव हो और दूसरा उसका मास काफी कम हो, दूसरा लाइट हो, तो reduced mass equals approximately to the lighter mass. वो बॉडी जिसका मास दो में से कम हो. तो I pose two problems before you. Problem number 1,
Positronium atom is a short-lived combination of a positron and electron. तो पॉजिट्रॉन उसको हम E+ से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन उसको हम E- से डिनोट करते हैं. दोनों का मास सेम है. Both bodies have got the same mass, the mass that of an electron. लेकिन पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है. इट इज अ शॉर्ट लिव्ड कॉम्बिनेशन बिकॉज ये दोनों डिके हो जाते हैं. उसको हम एनिहाइलेशन ऑफ मैटर कहते हैं. तो the question is the reduced mass of positronium. Yani this is a system which has got two bodies which have the same mass, electron and positron. तो आपको इस positronium atom का reduced mass बताना है. Equals to, is it equal to positron? Is it equal to electron? Is it equal to average of mass of positron and electron, or is it equal to the half of mass of electron? तो आई लीव द प्रॉब्लम टू यू. आप मुझे अभी क्लास खत्म होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है. आई विल पोज यू अनदर प्रॉब्लम. हाइड्रोजन एटम, इट कंसिस्ट्स ऑफ a proton and an electron. The proton has mass about 1836 times that of electron. So this is a special case जिसमें हम एक body, one body is massive and the another body is lighter. तो इसमें भी आपको बताना है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका reduced mass is approximately equal to, is it equal to the mass of proton, is it equal to mass of electron, is it equal to average of their masses, or is it equal to half the mass of proton. तो इसका भी आप मुझे आंसर बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में. Let us continue with the central force. हमें इक्वेशन 1 देती है, द सेपरेशन वेक्टर R इज इक्वल टू R1 माइनस R2. तो इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे. तो जब पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट dr बाई dt इज इक्वल टू, इसी तरह राइट हैंड साइड पे dr1 बाई dt माइनस dr2 बाई dt. इसको हम न्यूटोनियन नोटेशन में लिखेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो दैट मीन्स हम पोजीशन वेक्टर के ऊपर एक डॉट लिखेंगे. तो वी विल राइट r डॉट वेक्टर इज इक्वल टू r1 डॉट वेक्टर माइनस r2 डॉट वेक्टर. एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन, तो दो बार डॉट लिखेंगे. तो r डबल डॉट इज इक्वल टू r1 डबल डॉट minus r2 double dot. So this will be our equation number 6. Already we have got equation number 5 which gives us a reduced mass, and we have already derived equation number 4. So what we will do, we will use equation 6 and equation 5 in 4. यानी कि ये जो m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है, तो इसकी जगह हम ये रिड्यूस्ड मास यूज करेंगे. और जो ये r1 डबल डॉट माइनस r2 डबल डॉट है, ये हम इक्वेशन नंबर 6 से लाएंगे r डबल डॉट. तो वी कैन राइट देन इक्वेशन 4 एज m1 m2 बाय m1 प्लस m2. इसकी जगह हम लिखेंगे म्यू रिड्यूस्ड मास, देन r1 डबल डॉट माइनस r2 डबल डॉट, यानी ये. तो इसकी जगह हम इक्वेशन 6 से लाएंगे r डबल डॉट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इज सेम, f ऑफ r कैप. तो दिस इज द इक्वेशन व्हिच वी हैव गॉट, एंड we will call this equation number 7. So this is the equation number 7. तो अगर आप equation number 7 को compare करें with Newton's second law, तो न्यूटन सेकंड लॉ के साथ कंपेयर करेंगे तो वी सी म्यू, इसको हम कह सकते हैं दैट दिस इज मास ऑफ ए सिंगल बॉडी. इसी तरह r डबल डॉट, ये तो एक्सेलरेशन हुई, दिस इज
acceleration of this single body and is equal to force. So this whole thing is force on a single body जिसका मास है म्यू। तो स्टार्ट हमने किया था विद द मोशन ऑफ टू बॉडीज अंडर सेंट्रल फोर्स, बट दैट हैज रिड्यूस्ड टू अ वन बॉडी प्रॉब्लम। इक्वेशन 7 कहती है ये द टू बॉडी प्रॉब्लम इज एज इफ, जैसे कि हमारे पास एक ही बॉडी है जिसका मास है म्यू, which is placed at a distance of r from the origin, तो उसकी acceleration है r डबल डॉट और उस पे फोर्स अप्लाई होता है दिस सेंट्रल फोर्स f of r कैप। तो इक्वेशन 7 is very much identical to equation of motion for a single body जिसका मास है mu and which is acted upon by a force f of r। तो वी कैन एज्यूम कि दो बॉडीज m1 और m2 की जगह हम एक ही बॉडी रखेंगे, तो दो बॉडीज को हम रिप्लेस करेंगे विद अ सिंगल बॉडी जिसका मास है म्यू। इसको हम रखेंगे ऑरिजिन से एट डिस्टेंस ऑफ r, तो इसका पोजीशन वेक्टर बन गया r वेक्टर, और दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इसकी एक्सेलरेशन मिलती है r डबल डॉट, और इस पर फोर्स हम अप्लाई करेंगे द सेम सेंट्रल फोर्स f ऑफ r कैप। नाउ लेट अस सी कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स। नंबर 1, अगर सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन हो रही हो, द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, it remains constant. The central force f of r cap is along vector r, और जो वेक्टर r है इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड r into डायरेक्शन r। Torque by definition is given by the cross product of position vector with the force vector। सो टॉर्क जो है उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, सो टाउ शुड बी इक्वल टू आर क्रॉस फोर्स विच इज एफ ऑफ आर कैप। अच्छा, वेक्टर आर जो है इसको भी हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो वी कैन राइट आर इंटू आर कैप क्रॉस एफ ऑफ आर कैप। अच्छा, इसमें जो ये r है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। f ऑफ r इट इज आल्सो मैग्नीट्यूड, तो इसको हम आगे लिखेंगे, सो इट विल बी r इनटू f ऑफ r। तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी बिटवीन दिस r कैप एंड दिस r कैप, सो इट विल बी r कैप क्रॉस r कैप। एंड यू शुड बी नोइंग फ्रॉम द वेक्टर प्रोडक्ट कि अगर हम एक ही वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें r कैप क्रॉस r कैप, तो इट बिकम्स जीरो, इट वैनिशेस, सो दिस इज जीरो वेक्टर। तो यहां से हमें टॉर्क मिलता है जीरो। सो दैट मीन्स के सेंट्रल फोर्स कैन एक्सर्ट नो टॉर्क ऑन द reduced mass. Central force cannot exert any torque on the reduced mass mu. ओके, जिस तरह न्यूटन सेकंड लॉ है फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ है दैट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी तरह रोटेशनल मोशन के लिए भी न्यूटन सेकंड लॉ है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का एनालॉग है टॉर्क, यानी जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स करता है रोटेशनल मोशन में वही काम टॉर्क करता है, इज इक्वल टू वी विल राइट d by dt ऑफ
तो ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम है तो उसका रोटेशनल एनालॉग है एंगुलर मोमेंटम। तो दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। अच्छा, हमें अंडर सेंट्रल फोर्स टॉर्क 0 मिला अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स टॉर्क इक्वल 0। तो दैट मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए। तो वी विल राइट dl बाई dt इज ऑल्सो 0। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन 0 होती है दैट मीन्स दैट इज अ कांस्टेंट। तो दैट मीन्स यहां से हमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मिलता है। सो इट डज नॉट चेंज विद टाइम। तो वी से the angular momentum of the reduced mass under the effect of a central force is constant। और चूंकि ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी है एंड इट आल्सो possesses डायरेक्शन। तो जब हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड, तो हम ये इसका मतलब ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है दैट द मोशन इज कन्फाइंड टू अ प्लेन। अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स object can move only in 2 dimensions, only in a plane. Let's prove it. By definition, angular momentum is given as the cross product of position vector and linear momentum. That means R cross P. So we can write it as R cross momentum is by definition mass into velocity. So it is mu times vector V. तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं म्यू, तो यहाँ पे एक स्केलर है तो वेक्टर प्रोडक्ट इज बिटवीन आर एंड वेलोसिटी और दिस इक्वल्स द एंगुलर मोमेंटम। तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दिस एल इज परपेंडिकुलर टू बोथ। This L is perpendicular to both vector R and it is also perpendicular to vector V. That is by the properties of cross product. In fact, ये जो angular momentum vector है, it is perpendicular to the plane that contains the two vectors R and V. So that means angular momentum always remains perpendicular to vector V, the motion of the particle. तो चूंकि एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, सिंस L is fixed, the angular momentum is fixed in direction, so that means the plane of motion is also fixed and R can move only a plane which is perpendicular to the angular momentum. तो यहां से हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या मिलती है? The motion under a central force is basically a motion in a plane.